नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण कक्षा 8 बाय ब्रेन रूट पब्लिकेशन के साथ। हम शुरू करते हैं पाठ 14 वाक्य विचार। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जो किसी भाव या विचार को पूर्णतया व्यक्त कर सकता है वाक्य कहलाता है। यदि शब्द सार्थक होंगे और व्यवस्थित क्रम में लिखे होंगे तभी वह एक वाक्य बनेगा। जैसे भारत की सभ्यता बहुत प्राचीन है, गाय का दूध लाभदायक होता है। उपर्युक्त सभी वाक्यों में प्रयुक्त सभी शब्द सार्थक हैं तथा एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होने के कारण अभीष्ट अर्थ व्यक्त कर रहे हैं। विशेष कभी कभी एक या दो पदों से ही अपनी बात या भाव को प्रकट किया जा सकता है। जैसे जरा सुनिए, कहो, यहाँ आइए, आया। वाक्य की रचना पदों शब्दों के मेल से होती है। वाक्य स्वतंत्र व अपने आप में पूर्ण होता है। वाक्य में भाव आशय को प्रकट करने की क्षमता होती है। वाक्य के गुण। एक अच्छा वाक्य वही है जो वक्ता बोलने वाला के भावों या विचारों को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने में सफल हो। व्याकरण की दृष्टि से एक शुद्ध वाक्य में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। आकांक्षा। आकांक्षा अर्थात इच्छा। वाक्य पदों के मेल से बनता है। किसी वाक्य में आने वाले पदों को जानने की इच्छा आकांक्षा कहलाती है। यदि कोई वक्ता केवल नवीन को कहकर चुप हो जाए तो श्रोता की जिज्ञासा बढ़ जाती है कि आगे कौन से पद आएंगे। जैसे नवीन को भारत एक खोज पुस्तक चाहिए, नवीन को बुलाकर लाओ। उपर्युक्त वाक्यों के पहले खंड को पढ़ने पर उसके अगले पदों को जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। अतः इन वाक्यों में आकांक्षा का गुण है। योग्यता। पदों में निहित अर्थ का ज्ञान कराने की क्षमता को योग्यता कहते हैं। जैसे मनुष्य घास खाता है, घोड़ा रोटी खाता है। इन दोनों वाक्यों में योग्यता का अभाव है क्योंकि ये उचित अर्थ का बोध नहीं करा रहे हैं। इनका सही रूप होगा मनुष्य रोटी खाता है और घोड़ा घास खाता है। अब इनका अर्थ स्पष्ट हो रहा है, अतः इनमें योग्यता का समावेश है। जो वाक्य अपने अर्थ को स्पष्ट करें उनमें योग्यता का समावेश होता है। निकटता। वाक्य का उचित व पूर्ण अर्थ प्रकट करने के लिए पदों की एक दूसरे से निकटता आवश्यक है। यदि वाक्य में आए एक पद का उच्चारण दूसरे पद से काफी समय बाद किया जाए तो अर्थ प्रकट होने में रुकावट आती है। जैसे करीना की गुड़िया टूट गई है। देखिए मैंने यहाँ पर कितना समय लिया। उपर्युक्त उदाहरण में गुड़िया के बाद के पदों का उच्चारण देर से होने पर वाक्य का अर्थ प्रकट होने में रुकावट उत्पन्न हो रही है। पदक्रम। वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले सभी शब्दों पदों का एक क्रम निश्चित होता है। यदि वाक्य में पदों का क्रम सही नहीं है तो अर्थ स्पष्ट नहीं होता। जैसे खरीद चंचल ली रही एक ने पोशाक और जिज्ञासा है दिल्ली पब्लिक में पढ़ती स्कूल। उपर्युक्त उदाहरण में पद क्रम का अभाव है जिससे अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा। सही पद क्रम में लगाने पर ये वाक्य होंगे, चंचल ने एक हरी पोशाक खरीद ली, जिज्ञासा दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ती है। अन्वय। अन्वय का अर्थ है मेल या एक रूपता। व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में पदों का प्रयोग अन्वय कहलाता है। जैसे सभी लड़कियां और लड़के खेलने लगीं, दोनों बहनों ने भाई का राखी बांधा। इन वाक्यों में वचन, लिंग, क्रिया आदि का मेल ना होने के कारण ये अशुद्ध हैं। इनका शुद्ध रूप इस प्रकार होगा, सभी लड़कियां और लड़के मिलकर खेलने लगे, दोनों बहनों ने भाई को राखी बांधी। वाक्य के अंग देखेंगे। वाक्य के अंग हैं उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो या बताया जा रहा हो उसे उद्देश्य कहते हैं। मुख्य रूप से कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य होता है। जैसे माली पौधों को सींचता है, पक्षियों ने दाने चुग लिए। यहाँ पक्षियों तथा माली के विषय में कुछ कहा जा रहा है, इसलिए यही उद्देश्य है। विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। साधारण रूप से क्रिया ही वाक्य का विधेय होता है। जैसे समाचार पत्र में अनोखी घटना छपी है, अतुल साइकिल चला रहा है। इन वाक्यों में अनोखी घटना छपी है तथा साइकिल चला रहा है, ये क्रमशः समाचार पत्र उद्देश्य
तथा अतुल उद्देश्य के बारे में कहा गया है, अतः ये विधेय हैं। उद्देश्य का विस्तार, कर्ता के साथ विशेषण शब्द जुड़कर उद्देश्य को विस्तार प्रदान करते हैं। जैसे बालक खेल रहा है, नदी में डूब रहे बच्चों ने हिम्मत नहीं हारी। तो यहाँ पर बालक उद्देश्य है, लेकिन नदी में डूब रहे बच्चों ने, ये उद्देश्य का विस्तार है। विधेय का विस्तार, विशेषता कर्म क्रिया विशेषण आदि शब्द विधेय को विस्तार देते हैं। जैसे दीपक पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है यहाँ विधेय है। दीपक रोचक कहानियां पढ़ रहा है, ये है विधेय का विस्तार। वाक्य के भेद, वाक्य भेद के दो प्रमुख आधार हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य भेद, रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। सरल या साधारण वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय तथा एक ही मुख्य क्रिया होती है, उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे बाजार खूब सजा है, बापू हमारे राष्ट्रपिता हैं। संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक समान स्तर के उपवाक्य योजक शब्दों से जुड़े होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे नेताजी सभा में आए और सभा शुरू हो गई। पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी, इसलिए पुस्तकालय से ले ली। मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक उपवाक्य प्रधान होता है तथा अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे ज्यों ही मैं उतरा त्यों ही बस चल दी, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा वैसे वैसे जंगल घना होता गया। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और विस्मयादिवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य, जिस वाक्य से किसी काम के होने या करने का सामान्य रूप से बोध होता है, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे विद्यार्थी पढ़ रहा है, सूरज पूरब से निकलता है। विधानवाचक वाक्य को विधिवाचक, विधानार्थक अथवा विधि बोधक वाक्य भी कहा जाता है। निषेधवाचक वाक्य, जिस वाक्य से कार्य के न होने का बोध होता है, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगा, लक्ष्मण शायद आज न आए। तो यहाँ इन वाक्यों में हमेशा नहीं या न आता है, क्योंकि ये निषेधवाचक वाक्य हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य से किसी प्रकार के प्रश्न पूछने का बोध होता है, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम यह खाना क्यों नहीं खाते, यह गाड़ी किसकी है। आज्ञावाचक वाक्य, जिस वाक्य से आज्ञा, उपदेश, प्रार्थना, अनुमति आदि का बोध होता है, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सदा सत्य बोलना चाहिए, ये एक उपदेश है। एक गिलास पानी लाओ, ये आज्ञा है। मुझे अब चलना चाहिए, ये अनुमति मांगी जा रही है। मुझे एक दिन का अवकाश दे दीजिए, ये प्रार्थना है। संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्य से किसी कार्य के होने में संदेह का बोध होता है, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हो सकता है मैं घूमने चला जाऊं, शायद मेरी लॉटरी निकल आए। संकेतवाचक वाक्य, जिस वाक्य में एक बात या काम का होना दूसरी बात या काम के होने पर निर्भर करता है, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि सावधानी बरती जाए तो दुर्घटना रोकी जा सकती है। परिश्रम किया होता तो सफलता अवश्य मिलती। इच्छावाचक वाक्य, जिस वाक्य से इच्छा, आशीर्वाद, शुभ कामना आदि का बोध होता है, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर करे आज वर्षा आ जाए, ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान करे। विस्मयादि बोधक वाक्य, जिस वाक्य से विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा आदि का बोध होता है, उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, छी कितनी बदबू आ रही है। आओ दोहराएं बच्चों। सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के 5 गुण होते हैं: आकांक्षा, योग्यता, निकटता, पदक्रम तथा अन्वय। वाक्य के 2 अंग होते हैं: उद्देश्य तथा विधेय। वाक्य का कर्ता उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। वाक्य के 2 प्रकार होते हैं:
रचना के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य तथा मिश्रित वाक्य। चलिए बच्चों देखें क्या सीखा। वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं, व्याकरण के अनुसार वाक्य में कौन से गुण होने चाहिए, नाम बताओ, और अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, नाम बताओ। तो बच्चों इन प्रश्नों का उत्तर आपने पाठ के आधार पर स्वयं देना है। सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा हो उसे विधेय कहते हैं, गलत। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं, सही। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सही। जिस वाक्य में संदेह या संभावना का भाव व्यक्त होता है उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं, गलत। और जिस वाक्य में कार्य के न होने का बोध होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं, गलत। निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य तथा विधेय छांटकर अलग अलग लिखो। तो वाक्य है बच्चों, पूजा को नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला। तो यहाँ उद्देश्य है पूजा को और विधेय है नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला। इसी प्रकार बच्चों आप इन सभी में अलग अलग उद्देश्य और विधेय लिखेंगे। जैसे है परिश्रम करने वाले छात्र अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, तो यहाँ उद्देश्य है हमारा परिश्रम करने वाले छात्र, मैं आपको बता रही हूँ, और अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, ये है विधेय। आप इन्हें यहाँ पर स्वयं लिखें। रानी लक्ष्मीबाई ने, ये है उद्देश्य, विधेय है अंग्रेजों से खूब लोहा लिया। श्री कृष्ण ने, ये है उद्देश्य, और विधेय है अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। अन्य वाक्यों में आप स्वयं उद्देश्य और विधेय छांटेंगे। दिए गए वाक्यों में से सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य छांटो। जैसे ही घंटी बजी तो छात्र मैदान की ओर चले, ये है मिश्रित वाक्य। बापू साबरमती आश्रम में रहते थे, सरल वाक्य। रचना फल खरीदने बाजार गई, सरल वाक्य। अक्षत ने बहुत परिश्रम किया परंतु सफलता नहीं मिली, ये है संयुक्त वाक्य। परीक्षा में वे प्रश्न पूछे गए जो मुझे नहीं आते थे, मिश्रित वाक्य। वह यहाँ जरूर आती किंतु उसकी माताजी ने रोक लिया होगा, संयुक्त वाक्य। नीचे लिखे वाक्यों को कोष्ठक में दिए गए संकेत के अनुसार अर्थ के आधार पर बदलो। क्या भारतीय टीम ने मैच जीता है, निषेधवाचक, तो भारतीय टीम ने मैच नहीं जीता है। नेहा पुस्तक पढ़ती है, आज्ञावाचक बनाना है, तो नेहा पुस्तक पढ़ो। इसी प्रकार आप अन्य वाक्यों को इन संकेतों के अनुसार अर्थ के आधार पर बदलेंगे। निम्नलिखित सरल वाक्यों को संयुक्त तथा मिश्रित वाक्य में बदलो। तो बच्चों ये अभ्यास कार्य आप स्वयं करेंगे और करके देखो। एक कहानी पढ़ो और उसमें आए वाक्यों में उद्देश्य तथा विधेय छांटो। रचना और अर्थ के आधार पर वाक्यों की पहचान भी करो। इसी के साथ बच्चों हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।